बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आए नीली हवेली की 15वीं किस्त का आगाज करते हैं। वारिस और अकरम की होशरुबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट टेबल पर पड़ी थी। रात के 12 बजने वाले थे और थानेदार एहसानुल्लाह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वारिस और अकरम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की गर्दनें किसी इंतहाई भारी और तेज धार आले से एक ही वार में काटी गई थी, जिसने उन्हें दूसरा सांस लेने की मोहलत ही नहीं दी थी। रिपोर्ट में एक और चौंका देने वाली बात भी दर्ज थी, जिसने थानेदार एहसानुल्लाह के होश उड़ा दिए थे, और वो ये कि दोनों मरने से पहले इंतहाई खौफ के आलम में थे। उनके इर्द गिर्द का माहौल कुछ ऐसा था कि जिसने उनके आसाब पर बहुत बुरा असर डाला था। खौफ की इस शदीद हालत ने उनकी रगों में खून की रवानी रोक दी और दिल की धड़कन थम गई। इसके फौरन बाद उनकी गर्दनें इंतहाई तेज धार आले से एक ही वार में तन से जुदा कर दी गईं। रिपोर्ट के तमाम जुजियात को तफसील से और बार बार पढ़ने के बाद थानेदार एहसानुल्लाह ने अपनी पेशानी पर उभरने वाले पसीने के कतरों को साफ किया। क्या नीली हवेली वाकई आसेफ ज़दा है और इन दोनों को बदरूहों ने कत्ल किया है? उसके जहन में बार बार यही सवाल गर्दिश कर रहा था। मेरा ख्याल है मुझे एक बार अकेले वहां जाकर देखना चाहिए। उसने खुद कलामी करते हुए घड़ी पर नजर डाली। रात के 12:30 बज रहे थे। उसने सर पर टोपी सजाई और थाने के सहन में खड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चौकी की तरफ रवाना हो गया। वहां तैनात गार्ड ऊँघ रहा था। उसने उसे जगाकर अपनी मोटरसाइकिल चौकी में खड़ी की और नीली हवेली की जानिब जाने वाली पगडंडी पर कदम जमा दिए। थानेदार एहसानुल्लाह चलते चलते बिल आखिर नीली हवेली के पास पहुंच गया। वो यहाँ तक बड़ी एहतियात से छुपता छुपाता आया था ताकि किसी की उस पर नजर ना पड़े। इस वक्त भी उसने खुद को एक बड़े दरख्त के पीछे छुपा रखा था। उसने हवेली की जानिब देखा। हैबतनाक नीली हवेली चांदनी रात में गहरी नींद सो रही थी, लेकिन थानेदार एहसानुल्लाह को नहीं मालूम था कि उसकी नहुसत कुछ ही देर में जाग जाएगी। उसने अपने इर्द गिर्द माहौल का जायजा लिया और फिर नीली हवेली की जानिब देखा, जैसे वो ये सोच रहा हो कि अपने अगले अकदाम के तौर पर उसको अब क्या करना चाहिए। इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचता, उसके कानों में किसी की घुटी घुटी आवाज दाखिल हुई। उसने एक बार फिर आसपास का जायजा लिया, लेकिन हर चीज साकित थी। उसे वक्फे वक्फे से किसी के कराहने की घुटी घुटी आवाज आ रही थी। उसने आवाज की सिमत का तयन किया तो वो नीली हवेली की बाई जानिब से आ रही थी। थानेदार एहसानुल्लाह दरख्तों की आड़ लेता बिना शोर किए निहायत ही गैर महसूस तरीके से आवाज का ताकुब कर रहा था। आवाज का मनबह नीली हवेली के दाएं जानिब मौजूद दरख्तों का झुंड ही था, इसलिए वो इसी सिमत में बढ़ता रहा। जब वो दरख्त के नीचे छुप चुका तो अब उसे आवाज ज्यादा वाज़े आने लगी। उसने हिम्मत जमा की और दरख्त की आड़ से अपना चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल कर देखा। सामने की मंजिल ने एक लम्हे के लिए तो उसकी जान ही निकाल कर रख दी। इधर रियासत भी नीली हवेली की जानिब जाने वाले रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। वो जानता था कि अगर उनका मंसूबा नाकाम हो गया तो अंसर और उसकी जान भी जा सकती है। वो खेतों में होता हुआ पगडंडी पर आ गया। उसने टॉर्च रोशन की और खरामा खरामा चलना शुरू कर दिया। अगरचा वो बड़े इत्मीनान से चल रहा था, लेकिन जूं जूं वो नीली हवेली के करीब होता जा रहा था तो उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सवाल खुद सोचता है और इम्तिहान के लिए मुझे आगे कर देता है। अंसर तुझे खुदा पूछे, तेरी गाड़ी ने हर बार बड़ा फंसाया। पहले तो बदरूहों ने छोड़ दिया था, आज पकड़ लिया तो हाल बुरा होगा। रियासत मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता नीली हवेली की जानिब गामजन था। नीली हवेली के बाहर वाक़ चौकी पर पहुंचा तो वहां उसे चौधरी उमर दराज का कोई भी मुलाजिम दिखाई ना दिया। हैरत है, चौकी आज भी खाली है। यहाँ लोग मर रहे हैं और उसके मुलाजिम ड्यूटी ही नहीं देते। कल जाके चौधरी उमर दराज को इनकी शिकायत लगाऊंगा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और आगे बढ़ गया। नीली हवेली के करीब पहुंचकर उसने टॉर्च बंद करके जेब में डाल ली। डर के मारे वो नीली हवेली की जानिब देख नहीं रहा था। फिर अचानक
उसे ख्याल आया कि अंसर ने अकबी सिमत से नीली हवेली में दाखिल होना है। हो सकता है वो पहुंच गया हो। ये ख्याल आते ही उसने नीली हवेली की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए तो वो कांप उठा। नीली हवेली रात के वक्त बजात खुद बहुत बड़े भूत की मानिंद लग रही थी। उसे नीली हवेली में कोई नजर न आया। हर तरफ गहरा सकूत तारी था। चलो मेरा काम तो खत्म हुआ, अब अंसर जाने और बदरू हैं। रियासत अपने आप से मुखातिब हुआ और निहायत इत्मीनान से आगे बढ़ गया। अंसर ने उसके जिम्मे यही काम लगाया था कि वो नीली हवेली के सामने से गुजरे ताकि चौकी में मौजूद मुलाजिमों का ध्यान पट जाए और वो आराम से अकबी सिंध से नीली हवेली में दाखिल हो सके। लेकिन चौकी तो खाली थी, इसलिए उसका काम खत्म हो चुका था। उसने सोचा इससे पहले कि किसी बदरू से टकरा हो जाए, इससे पहले यहाँ से रफू चक्कर हो जाने में ही आफियत है। उसने अभी चंद कदम ही बढ़ाए थे कि उसके कानों में घुटी घुटी सी आवाज पड़ी जिसने उसके पैर मुंजमद कर दिए। घुटी घुटी आवाज से लग रहा था जैसे किसी के मुंह पर कपड़ा बांधा गया हो और वो चीखने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। उसने फौरी तौर पर अपने आप को एक दरख्त के पीछे छुपा लिया। घुटी घुटी सी आवाज फिजा में वक्फे वक्फे से तहलील हो रही थी। कितनी ही देर वो यूं ही छुपा रहा। उसे अब यह समझ नहीं आ रही थी कि वो मंसूबे के मुताबिक आगे की तरफ भागे या पीछे की तरफ जाए और अंसर को इस सूरत हाल के बारे में आगाह करे। उसने पीछे जाने का इरादा किया तो उसे अंसर की तनबीह याद आ गई। उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे वापस नहीं आना। और वैसे भी मंसूबे के मुताबिक रियासत की पक्की सड़क पर पहुंचने के बाद अंसर ने भी उसे वहीं मिलने का कहा था। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि हो सकता है अंसर नीली हवेली में दाखिल हो चुका हो, इसलिए मुझे हर सूरत आगे ही जाना चाहिए। यह ख्याल आते ही उसने हर खतरे का सामना करने का फैसला कर लिया। दरख्तों की आड़ लेकर वो निहायत ही गैर महसूस तरीके से नीली हवेली के बाएं जाने मौजूद दरख्तों के झुंड की जानिब बढ़ रहा था। जो वो आगे बढ़ रहा था तो आवाज वाज़ेह होती जा रही थी। उसने दरख्त की आड़ लेकर सांस दुरुस्त की और हिम्मत करके बाहर झांका तो उससे अपने पैरों तले जमीन निकलती महसूस हुई। सामने वाले दरख्त के साथ किसी को रस्सियों की मदद से कसकर बांधा गया था। इस शख्स के बिल्कुल सामने 4 बदरूहें एक दूसरे के आमने सामने हाथ बांधे खड़ी थी। 2 इस शख्स के दाएं जानिब खड़ी थी जबकि 2 उसकी बाएं जानिब, लेकिन उन्होंने अपने सर झुका रखे थे। उन्होंने काला स्याह लिबास जेबतन कर रखा था और सर पर हुड नुमा बड़ी सी टोपी ने उनके चेहरे छुपा रखे थे। उनका लिबास इतना ढीला ढीला था कि हाथ पांव हत्ता कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा था। रियासत के जिस्म में खौफ की लहर सरायत कर गई। हब्स के मौसम में भी उसका जिस्म सर्द पड़ने लगा था। उसने फिर हिम्मत जमा करके सामने का मंजर देखने की कोशिश की। चांदनी रात में अगरचे तमाम मनाजिर वाज़ा थे, लेकिन फिर भी वो दरख्त के साथ बंधे शख्स को पहचानने में दिक्कत महसूस कर रहा था। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया था, इसलिए जब भी वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करता तो उसके गले से घुटी घुटी आवाज ही निकल रही थी। दूसरी जानिब थानेदार एहसानुल्लाह भी दरख्त की आड़ लेकर ये सारा मंजर देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई बदरूहों का भी कोई वजूद होता है। इस शख्स के दाएं बाएं बदरूहें सरों को झुकाए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। थानेदार एहसानुल्लाह को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो इसी शशो पंच में मुब्तला था कि अचानक फिजा में घुंघरूओं की आवाज हो पड़ी। छन 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 छन। घुंघरूओं की आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी, लेकिन उसके साथ एक और आवाज भी थी जैसे कोई लोहे की भारी चीज घसीट रहा हो। आवाज दम बदम नीली हवेली के गेट की जानिब बढ़ रही थी। थानेदार एहसानुल्लाह और अंसर दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर सहमे सहमे सारा मंजर देख रहे थे। नीली हवेली का भारी भरकम आहिनी गेट यकदम खुला और अगले मंजर ने उनके औसान मजीद खता कर दिए। एक बदरू बहुत बड़े कुल्हाड़े को जमीन पर घसीटते हुए दरख्त पर बंधे शख्स की जानिब बढ़ रही थी। घुंघरू भी उसने बांध रखे थे। उसे देखकर दरख्त के साथ बंधा शख्स जोर जोर से हिलने लगा।
उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। बदरूह भारी भरकम कुल्हाड़े को घसीटती हुई उसके करीब पहुंच गई तो पहले से खड़ी बदरूहों में से किसी ने उससे कोई बात की, जिससे सुनकर बाद में आने वाली बदरूह ने खौफनाक कहका लगाया। उसके बाद सब बदरूहें शैतानी कहके लगाने लगी। उनके मकरूह शैतानी कहकों की बदौलत माहौल पर छाई खामोशी टूट गई। अचानक बड़ी बदरूह खामोश हुई तो दूसरियों के कहके भी बंद हो गए। एक बदरूह ने आगे बढ़कर बंधे हुए शख्स के मुंह से कपड़ा उतार दिया। बड़ी बदरूह ने भारी भरकम कुल्हाड़ा अपने सर से बुलंद किया तो बंधा हुआ शख्स दिल रोज चीखें मारने लगा। रियासत ने उसे पहचान लिया। वो गांव का ही एक लावारिस पागल शख्स था जो पता नहीं किस तरह इनके हत्थे चढ़ गया था। उसकी बुलंद आहन चीखें सुनकर नीली हवेली के पीपल के दरख्त और आसपास मौजूद दरख्तों पर बैठी सैकड़ों चमगादड़ें चीखती चिंगारती फिजा में चक्कर काटने लगी, जैसे वो भी इस शख्स की मौत के मंजर से खूब लुत्फ अंदोज हो रही हूँ। बड़ी बदरूह ने कुल्हाड़ा अपने सर से भी बुलंद कर लिया। फिर एक झटके से उसने उसे घुमाया। अगले ही लम्हे उस शख्स की गर्दन उड़कर दूर जा गिरी और उसका तेज धार कुल्हाड़ा दरख्त को चीरता हुआ उसमें धंस गया। रियासत ने यह मंजर देखकर बमुश्किल अपनी चीख जब्त की। थानेदार एहसानुल्लाह भी ये रूह फिरसा मंजर देख रहा था। उसने अपने पिस्तौल निकालने के लिए बेल्ट पर हाथ रखा तो मालूम हुआ वो जल्दी जल्दी में पिस्तौल थाने ही भूल आया है। थानेदार एहसानुल्लाह मजीद कार्रवाई के लिए सोच ही रहा था कि एक बड़ी सी चमगादड़ ने उस पर हमला कर दिया। थानेदार एहसानुल्लाह उसके वार से बचने के लिए नीचे झुका तो तवाजुन बरकरार ना रख सका और पीछे की जानिब ही लुढ़क गया। चमगादड़ ने उसके चेहरे पर पूरी तरह पंजे मारे थे। चमगादड़ों के बारे में मशहूर है कि ये इंसानों की आंखों पर हमला करती हैं। बहरहाल उसने अपने आप को संभाला। चमगादड़ के हमले में उसका चेहरा जख्मी हो गया था और उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसी वक्त बादल गरजने लगा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब तक उसके औसान बहाल हुए तब तक बदरूहें गायब हो चुकी थी। नीली हवेली का दरवाजा भी बंद हो चुका था। इतने खौफनाक मिशन के बाद उसे महसूस हुआ कि अब वापस जाने में ही बेहतरी है। सुबह आकर मजीद कार्रवाई करूंगा। दरख्तों की आड़ लेकर उसने वापसी की राह ली। इधर दरख्त के पीछे छुपे रियासत की हालत भी बहुत ही खराब थी। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो उसने डरते डरते थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाल कर देखा। दरख्त के साथ उस शख्स की बिना सर के लाश बंधी थी। अलबत्ता बदरूहें गायब हो चुकी थी। तेज बारिश की वजह से चमगादड़ें भी अपनी अपनी कमीनगाहों में जा छुपी थी। उसने अल्लाह का नाम लिया और पक्की सड़क पर जाने के लिए पगडंडी पर चलने लगा। उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और दौड़ लगा दी। जितनी तेज वो भाग सकता था वो भागता रहा। उसे बस इतना पता था कि उसने अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेना है। अंधाधुंध भागते हुए अचानक उसके सामने बाजू फैलाकर एक शख्स खड़ा हो गया। रियासत इस नई नाजिल होने वाली मुसीबत से घबरा गया, लेकिन वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और एक धमाके से उससे जा टकराया। उस शख्स की चीख बुलंद हुई और वो पगडंडी से शराब की आवाज के साथ धान के खेत में जा गिरा। रियासत ने अपने हवास बहाल किए और उसकी जानिब देखा। वो शख्स बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन पांव फिसलने से फिर नीचे गिर गया। रियासत ने उसे वहीं छोड़ा और फिर दौड़ लगा दी।